हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसतुल्लाह खान का सलाम कबूल कीजिए। बहुत शोर है गुज़िश्ता चंद दिनों से कि हुकूमत जो है एक अथॉरिटी लाना चाह रही है, पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो बेसिकली जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं जैसे पैमरा है जो ब्रॉडकास्ट को रेगुलेट करती है, उसके अलावा जो दूसरे प्रिंट को रेगुलेट करती है, उन सब अथॉरिटीज़ को ख़त्म करके एक नई अथॉरिटी बनाई जाएगी, वन विंडो ऑपरेशन। यहाँ तक तो ठीक है, मगर इस अथॉरिटी के बारे में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी मीडिया की तमाम नुमाइंदा तंजीमें वो सरापा एहतजाज हैं। वो कहती हैं कि ये कोशिश है हुकूमत की जानिब से कि मीडिया के ऊपर जो है मज़ीद कदगने लगाई जाएँ। अब यू वांट टू नहीं, वो मज़ीद कदगने लगाई जाए ये जो है हुकूमत नहीं कह रही, ये तो हम कह रहे हैं ना। अच्छा, और असल में अभी फवाद साहब लाइन पे मौजूद हैं। आप लोग जो हैं वो पता नहीं क्या क्या सवालात आप पूछेंगे। मैं फवाद साहब से मेरी चूँकि बहुत कम गुफ्तगू होती है। फवाद साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि अपने सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने 3 दिन पहले डॉन अखबार में उनका एक मज़मून शाया हुआ था, उन्हीं का लिखा हुआ वाई कश्मीर मैटर्स, 5 अगस्त को ये शाया हुआ था। अच्छा, आप जो हैं कम से कम उनसे यही समझा दें कि जी कुछ अखबारात जिनमें डॉन भी शामिल है, चूँकि इन दिनों पाकिस्तान के इमेज को मनफी अंदाज में पेश करने के एजेंडे का हिस्सा हैं और आज़ादी इजहार के हक़ में डिसइन्फॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है उसके लिए भी इस्तेमाल हो रहा है, तो कम से कम जब तक क़िबला दुरुस्त होने के लिए मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी कायम नहीं हो जाती, कम से कम उस वक्त तक ही इस तरह के अखबारात में लिखने से परहेज़ करें। लेकिन जी बात यह है कि जो अखबार है वो काफ़ी सफ़ों का होता है, उसमें जो फेक न्यूज़ है या जो ट्विस्टेड खबर है वो एक आधी होती है और वही काफ़ी होती है, और उसमें अच्छे मजमून भी होते हैं और उसमें बुरी बातें भी होती हैं, तो कम्प्रीहेंसिव तो कोई भी चीज़ नहीं होती। लेकिन जो आप पहली बात यह है कि ये तो वैसे पहली दफ़ा ही एक डॉन में कोई ऐसा बैलेंस जो है वो अच्छा आ गया है, तो आप उसको बर्दाश्त करें बजाय इसके कि आप चाहेंगे एक ही नुक्ते का हर वक्त छपता रहे। अच्छा, कौन से नुक्ते का फवाद भाई? कश्मीर के ऊपर अगर कोई मुस्बत वहाँ पे कॉलम छप गया है, पहला ही छपा है, तो भी आप बर्दाश्त करें। ये पहला ही छपा है। अच्छा फवाद, आप फेक न्यूज़ की बात करते हैं, वो तो उसके लिए क्या पैमरा जो धड़ाधड़ नोटिस दे देती है, जुर्माने भी लगा देती है, तो फिर ये जो असली ते वड्डी अथॉरिटी जो आप लेकर के आ रहे हैं, तो ये क्या ऐसा गीदड़ सिंगी इसके पास होगी? क्योंकि देखिए फेक न्यूज़ हर हुकूमत को जो तनकीदी ख़बर या जिसे आप एंगलिंग करते हैं कहते हैं, और वो पहले भी हुक्मरान यही कहते थे, तो ये फेक न्यूज़ जो है ये पॉइंट अगर कर दें या जनरलाइज ही है कि जी जनाब फेक न्यूज़ चल रही है लिहाजा हमें अथॉरिटी लानी है, तो जो एग्जिस्टिंग अथॉरिटीज़ हैं वो भी तो केटर कर ही रही हैं इसको। देखिए, पहली बात तो ये है मुबशर कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस वक्त फेक न्यूज़ के ऊपर एक बहस है, और ये जो नई लेजिस्लेशन आ रही हैं वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, वो यूके की में आ रही हैं, वो कुआलालंपुर में आ रही हैं, ऑस्ट्रेलिया में आ रही हैं, खुद यूनियन में आई हैं। तो बुनियादी तौर के ऊपर देखिए, ये जो पैमरा का लॉ है ये 2002 में आया था। 2002 में हमारे यहाँ ना ट्विटर इतना बड़ा था, ना हमारे पास इंस्टाग्राम था, ना हमारे पास यूट्यूब, फेसबुक वगैरह जो थे उनका ये साइज था जो अब है। और इसी तरह से जो फेक न्यूज़ का मामला था वो इतना संगीन कभी नहीं था जितना आजकल है। और दूसरी बात यह है कि बाकी सारे लॉज तो हमारे बने ही 70s के हुए हैं, और इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि हम अपने जो इस वक्त 7 कवानीन हैं जो मुख्तलिफ मीडिया को रेगुलेट करते हैं। अब प्रॉब्लम जो है इस मीडिया में की जो अथॉरिटी है उसमें हम 2 बुनियादी काम करना चाहते हैं। एक तो हम कन्वर्जेंस करना चाहते हैं, यही यूके में भी हो रहा है, यही ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, यही बाकी जगहों के ऊपर हो रहा है। और हम ये जो लॉज हैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि फॉर एग्जांपल आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक खबर आती है, कोई या कोई मैसेज आता है, आप उसको ट्वीट करते हैं,
रात को वही टीवी पे चलता है और फिर अगले दिन अखबार में आता है। तो जो एक स्ट्रिक्ट सेपरेशन है मीडियाज की आपस में वो खत्म हो गई है, क्योंकि प्रैक्टिकली हमारा जो मोबाइल फोन है वही हमारा टीवी है, वही हमारा सोशल मीडिया है, वही हमारा अखबार है। और अलहदा अथॉरिटीज बनाने की कोई तुक ही नहीं बनती, और सिवाय इसके कि हम उसको एक अपनी अथॉरिटीज को बिल्कुल बेयारो मददगार बना दें जैसे अब है, कि वो कुछ इम्प्लीमेंट ही ना कर सकें। तो एक तो वो है, तो उसको कन्वर्जेंस करना जरूरी है। फिर दूसरा जो इम्पोर्टेंट है कि देखिए, जो अभी आपने बात कही है, असल इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऐसी अथॉरिटी होनी चाहिए जिसको हुकूमत उसका बाजू ना मरोड़ सके, और ऐसा ना हो कि कोई उससे अगर किसी की शक्ल पसंद नहीं है तो उसको वो सजा दे सके। तो अच्छा, लेकिन अभी वादी पंजशीर में जो एक सो कॉल्ड पाकिस्तानी तैयारा गिरा और फिर ड्रोन हुआ, वो सब हुआ, अभी तो मीडिया अथॉरिटी नहीं है यहाँ, ना किसी हुकूमत ने ये काम किया। जो फेक न्यूज़ बस्टिंग ऑपरेटर्स है वर्ल्ड वाइड, या जो ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज कर रही हैं, उन्होंने ही चंद घंटों में इसका तिया पांचा कर दिया। तो ये जो फेक न्यूज़ या इस तरह की जो मनफी खबरें हैं, ये तो ऑलरेडी मीडिया प्रोड्यूस भी कर रहा है और उसका एंटीडोट भी वहीं से पेश किया जा रहा है सोशल मीडिया की तरफ से। तो हुकूमत को इसमें एक्टिविटी नहीं, देखिए इसमें एक और मसला है फवाद, और माजरत के साथ जब हम कहते हैं ना, आप कहते हैं ना कि यार ये फेक आ गया, ये फेक आ गया, आपकी जो अपनी वो जो फैक्ट चेकिंग वाला जो ट्विटर अकाउंट बनाया था, उसने सिर्फ एक ही काम किया है कि जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही हुकूमत को उसके ऊपर लाल ठप्पा लगा दिया फेक का। ये ऐसा हुआ है, पूरी लिस्टें हैं, किसी दिन आप चाहें तो मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। तो जो आप कहते हैं फेक, अक्सर ऐसे लगता है कि यार ये हमें अच्छी नहीं लगी, चुनाचे ये फेक है। कभी कभी हेडलाइन के वर्डिंग पर आपका इशू हो जाता है, कभी कभी अंदर इशू हो जाता है। प्रॉब्लम इज, और जब आप बात करते हैं मीडिया लॉ, मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का, अब जाहिर है कि उसमें एक लफ्ज़ हमेशा इस्तेमाल होता है, हम हर एक जगह ये इस लफ्ज़ को डाल देते हैं फेक न्यूज़ की तरह, स्टेक होल्डर। मसला ये है कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन्होंने तो इस कॉन्सेप्ट पेपर, ये सिर्फ कॉन्सेप्ट पेपर ही है, अभी जाहिर है पता नहीं हम किस पे बात कर रहे हैं, उसको रिजेक्ट कर दिया। एक आपकी वफ्द के साथ मीटिंग हुई थी जो बज़ाहिर PFUJ थे, लेकिन PFUJ ने खुद कहा कि सर नहीं ये PFUJ नहीं है, अब तो शायद वो भी साथ नहीं है। फिर ये जो इसमें बातें हैं कि एक कमेटी बनेगी, उसमें 4 मीडिया के मेंबर्स होंगे, यही बात हो ना कि उसकी बाजू मरोड़ ना सके, लेकिन सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि आराम से आप 4 लोगों को फिट कर सकते हैं। ये मैं बात कर रहा हूं जो इस पर ऑब्जेक्शंस आ रही हैं, और मेरी नजर में ये वैलिड ऑब्जेक्शंस हैं। उन 4 लोगों को आपने बिठा दिया जो आपके मनपसंद लोग हैं, कमेटी बन गई। अच्छा, वहां से फिर ट्राइब्यूनल, अगर हम ट्राइब्यूनल तक जाए, ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, ट्राइब्यूनल होने चाहिए। ट्राइब्यूनल ने फैसला दे दिया, वो ट्राइब्यूनल के फैसले को आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट 1 महीना लगाए, 2 महीने लगाए, 6 महीने लगाए, साल लगाए, नोटिस ही ना करे, हियर ही ना करे, उस दौरान स्टेटस को विल रिमेन। मतलब कि अगर चैनल पर पाबंदी है, वो चैनल पर पाबंदी रहेगी। ऑन पेपर तो आपके पास अपील का प्रोसेस है, बट इन प्रैक्टिस हमें पता है इसमें क्या होता है। तो ये इश्यूज आ रहे हैं और ये जेन्युइन इश्यूज हैं, तो इनके बारे में फिर मतलब कब इस पर प्रॉपर डिबेट होगी, क्योंकि दीज आर, इवन टू मी दीज आर इश्यूज। फिर आप जो बात करें, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर दूं, इसका नाम है पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये डेवलप क्या करेगी? ये तो सिर्फ पीनलाइज करने पे बात कर रही है कि जनाब क्योंकि फेक न्यूज़ है लिहाजा हमें बहुत स्ट्रिंजेंट मेजर्स चाहिए और उनको इतना जुर्माना हो जाएगा। तो बहुत सारे सवाल कर रहे हैं, उन्हें जवाब फर्दन देने दें स्टेक होल्डर्स। जी, पहली बात तो यह है कि बसरत अल्लाह खान साहब, मैं आपका बड़ा ही शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे यही लग रहा था कि मैं सिर्फ सुनने के लिए आया हूँ। दूसरी बात यह है कि एक तो जो अभी आपने कोई अराउंड मेरा ख्याल 3-4 बजे से बातचीत जो है वो चल रही थी, मुबशर ने कहा था कि आना है, और जब भी कहते हैं मुबशर कहते हैं मैं जरूर आता हूँ या कहते हैं। और उससे पहले इम्पोर्टेंट ये था कि आप मुझे बता देते कि तो मैं आपको जो PMDA का जो प्रपोज्ड फ्रेमवर्क है वो भिजवा देता, आपको समझ आ जाती कि हम बना क्या रहे हैं। जी। तो अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जो चीजें आपने कही हैं वो वैसी है ही नहीं जैसे आप कह रहे हैं। मसलन देखिए इसमें हमने किया क्या, एक तो हमने कन्वर्ज कर दिया 7 लॉज, कोई उसमें जो नई लॉज उसमें नहीं ऐड की, हमने 2 नई अथॉरिटीज ऐड की, 2 नई स्ट्रक्चरल चीजें ऐड की। एक हमने ऐड किया है मीडिया कंप्लेंट कमीशन,
मीडिया कंप्लेंट कमीशन जिस तरह से अभी आपने इतना कहा कि ये फेक न्यूज का कौन फैसला करेगा, कैसा करेगा, वो फैसला करेगा मीडिया कंप्लेंट कमीशन, जिसमें 5 लोग बैठेंगे हर बड़े शहर में। 7 हम कंप्लेंट कमीशन बना रहे हैं इनिशियली। उनके वो जो लोग हैं वो एमिनेंट सिटीजन, उनमें मीडिया के अपने लोग हैं, उनमें पैमरा में भी तो फवाद यही मैकेनिज्म मौजूद है। बहुत अच्छा। अच्छा, पैमरा में ये मैकेनिज्म है कि गवर्नमेंट बनाती है। इस अथॉरिटी में हम ये गवर्नमेंट की अथॉरिटी लेके हम ये एक इंडिपेंडेंट कमीशन को दे रहे हैं। अब जिस तरह ज़रार ने कहा कि जी वो आप वहाँ पे अपने मनपसंद के लोग लगाएंगे, उसमें हमने क्या किया है कि हमने कहा है कि 4 लोग जो मीडिया के लगाने हैं, मीडिया को हमने ये प्रपोजल भेजा ही इसलिए था कि आप ये बताएं कि ये लोग कैसे अपॉइंट होने चाहिए। हमने कहा एक बंदा APNS नॉमिनेट कर दे, एक PPA नॉमिनेट कर दे, एक CPNE नॉमिनेट कर दे, और एक आप देखते हैं कि प्रेस क्लब और PFUJ से किसने आना है। या आप लोग तय करें कि मैकेनिज्म क्या होना चाहिए ताकि इंडिपेंडेंट लोग जो हैं वो मीडिया खुद अपॉइंट कर सके। जो उसके खिलाफ जो अपील है जो ट्राइब्यूनल्स में है, उसकी क्वालिफिकेशन है पर्सन हैज टू बी जज ऑफ हाई कोर्ट और क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ हाई कोर्ट, और उसकी भी जो अपॉइंटमेंट है वो यही इंडिपेंडेंट मीडिया कमीशन कर रहा है, गवर्नमेंट नहीं कर रही है। फेक न्यूज के ऊपर मसलन मैं आपको मिसाल देता हूँ प्रॉब्लम की। अभी जिस तरह से वसत तो कह रहे हैं कि वो सोशल मीडिया में तो बस्ट हो जाता है, अल्लाह खैर, ऐसे नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर UK वाले भी लॉ ना बनाते, फिर ऑस्ट्रेलिया भी लॉ ना बनाता, फिर यूरोपीय यूनियन भी लॉ ना बनाती। जो मसलन मैं आपको बताऊं, एक टीवी ने क्या किया 2 हफ्ते पहले, बिल्कुल अफगानिस्तान जो है वो अपने पीक के ऊपर चल रहा है, एक बहुत सेंसिटिव, वहाँ पे जो चीजें हुई हैं वो आपके सामने है, अभी भी जो हालात हैं। एक खातून को बुलाया गया कि जी ये तर्जुमान है तहरीक इंसाफ। उन खातून ने कहा कि जी हमारी बात हो गई है तालिबान के साथ, यूं ही काबुल में वो हुकूमत ले लेंगे, हम और वो जाके कश्मीर आजाद करवा लें। अब आप मुझे बताइए, अगले दिन आप सब लोग जो तीनों तो का ये फायदा जरूर है कि आप तो सारी इस पे नजर रखते हैं, हर इंडियन अखबार की वो हेडलाइन थी और कहीं उस खातून का नाम नहीं था, सिर्फ ये था रूलिंग पार्टी स्पोक्सपर्सन। अब मुझे आप बताइए कि अगर इसके ऊपर कार्रवाई ना हो, इसके ऊपर रोका ना जाए तो क्या किया? तो आपने कार्रवाई की? कैसे? हम क्या कार्रवाई कर रहे हैं अभी? क्या मतलब पैमरा शुड गिव पैमरा के पास क्या अख्तियार है? नहीं, पैमरा के पास क्या मतलब क्या अख्तियार है? जो आप बता रहे हैं वो नोटिस भेजते हैं, लाइसेंस करने का इख्तियार है, जुर्माने लगाने का इख्तियार है। कितना? अच्छा मुझे बताइए मैक्सिमम जुर्माना पैमरा के पास कितना है? 3 लाख है। जितना भी है वो भी तो नहीं लगाया है ना किसी ने। नहीं, मतलब वैसे तो पैमरा हर एक चीज पे नोटिस ले रहा होता है, इस पे तो फिर लेना चाहिए। ठीक है, नहीं वो तो नोटिस तो ले लिया, वो तो आप नोटिस 10 प्रोग्रामों का आपका भी हुआ होगा, कभी कुछ नहीं हुआ। 10 लाख रुपया जो है वो मैक्सिमम पावर है पैमरा की फाइन। तो वो बढ़ा दें पैमरा में, महंगाई वैसे भी महंगाई हो गई है। हाँ ये बात सही है, हम बढ़ा ही रहे हैं, इसीलिए हमने 10 करोड़ कर दिया और 25 करोड़ कर दिया। क्या बात। तो यानी 10 करोड़ से और 25 करोड़ के दरमियान होगा? नहीं ये तो मतलब मैक्सिमम है। तो उससे फेक न्यूज कंट्रोल हो जाएगी 10 करोड़ या 25 करोड़। ये दुनिया में हो रहा है, अगर और रेवोल्यूशन आएगी और कर देंगे। अच्छा फवाद, मुझे एक चीज़ और बताइए कि ये जो फिर यही इतनी सिंपल बात है तो जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको ये बात क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों आवाज़ें उठ रही हैं हर तरफ से, चाहे वो जर्नलिस्ट रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हों, लॉयर्स रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हों, अपोजिशन पार्टियां चलें उनको ये कह देते हैं कि वो अपोजिशन करेंगी तो लिहाजा उन्होंने तो ये करना ही है। मगर जिस जगह ये ड्राफ्ट डिस्कस हो रहा है वहाँ से ये आवाज़ आ रही है कि नहीं जनाब ये नहीं हो सकता, ये आज़ादी इज़हार राय पर कतई जब फितरी तरक्की नहीं करना चाह रहा तो उसे बार बार तरक्की करने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? देखें, उसमें पहली बात तो यह है कि आप समेत तमाम मीडिया का जो एंकर साहबान हैं उनकी तो एक छोटी सी ख्वाहिश है कि कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए। और दूसरा जो है इशू कि ये जो हमारे 12-14 जो हमारे ज़ाहिर है ओनर साहबान हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूट करते हैं बॉडी, इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग अपना फ्रेमवर्क है मीडिया में कि यूनियंस भी उन्होंने ही बनाई हुई हैं, मालिकान ने अपनी ही यूनियंस बनाई हुई हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो जेन्युइन वर्कर है उसकी तो आवाज ही नहीं। सारा जो वर्कर है वो तो मेरे पास आता है और वो कहता है जी बिल्कुल जबरदस्त लॉ है, इसको दूर होना चाहिए। और जो बॉडीज हैं आपकी ये 2-4 ऊपर वाली वो कहती है नहीं होना चाहिए। अब 12-15 लोगों की बात माने या 12-15 हज़ार की माने, ये एक रहता था। लेकिन PFUJs वगैरह जो यूजेस हैं वो वर्कर्स ही की नुमाइंदा तो हैं।
देखिए जो PFUJs हैं उनके तकरीबन को मेरा ख्याल है कोई 30-40 के करीब ग्रुप्स है, उनमें 15-20 जो हैं वो कहते हैं कि जबरदस्त है, 8-10 कहते हैं। अच्छा, उन 15-20 के फवाद साहब प्लीज नाम तो भिजवा दो यार। रोजाना शाया होते हैं। चले एक वक्फा लेते हैं, आप सोचे नाम और बताइएगा वक्फे के बाद। वेलकम बैक। हम बात करें प्रपोज मुजव्वज़ा जो पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी का कानून है। फवाद चौधरी वज़ीर इत्तलात हमारे साथ हैं। फवाद साहब, आप कह रहे हैं कि ये कानून जो है मीडिया वर्कर्स के बेनिफिट के लिए होगा और मीडिया वर्कर्स को तनख्वाहें नहीं मिलती, ये नहीं होता। बहुत से इदारों में प्रॉब्लम है, लेकिन जो इस्टेब्लिश्ड इदारे हैं जितने वो तो वक्त पे तनख्वाहें भी दे रहे हैं, तो जो नहीं दे रहे उसमें उनके मालकान तो वज़ीर आज़म हाउस में दफ्तर भी लेकर के बैठे हुए थे, 10-10 महीने से तनख्वाहें नहीं हैं, तो आपने उनके खिलाफ क्या किया? नहीं देखे ना जी, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि कानून नहीं है। जब कानून नहीं है तो मतलब अगर आप का इशारा जो डॉन के सबसे बड़े सपोर्टर हैं ताहिर खान साहब उनकी तरफ है, तो ये आप ताहिर खान साहब से पूछें। मैं पब्लिक न्यूज़ की भी बात कर सकता हूँ। हाँ, पब्लिक न्यूज़ की भी आप कर लें। तो जो नहीं दे रहे हैं तो ये तो आपकी अपनी मर्जी है ना, ये तो आपका अपना PPA को कहें, बाकी हर मामले में वो गला फाड़ फाड़। तो ये पैमरा की जिम्मेदारी है ना? कैसे जिम्मेदारी है? जब लाइसेंस देता है तो वो इंश्योर भी करेगा ना? नहीं, मुझे बताइए ना, लॉ नहीं है ना। जब लॉ नहीं तो है लॉ जर्नलिस्ट कहाँ जाएं? जर्नलिस्ट के लिए जो प्रॉपर फोरम है ITNE, उसका चेयरमैन आपने 8 महीने से नहीं लगाया भाई। अच्छा देखिए ना, फिर लाइन में है ना आपकी ITNE सिर्फ प्रिंट वर्कर्स के ऊपर करता है, और जो आपका इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक से वाबस्ता वर्कर्स हैं जो इस वक्त असल प्रॉब्लम है जिनका है, तो ये तो आप PBA को कहें, और आपका काम है आप कभी अपने मालिकों से भी तो बात क्या करेंगे ना। शकील मसूद साहब तनख्वाह दिलवाएं लोग। बिल्कुल करते हैं। यहाँ तो पहली को तनख्वाह मिल जाती है भाई, अगर पहली जो है संडे को आ रही है तो एक दिन पहले मिल जाती है। आपको भी इल्म होगा कि डॉन का जहाँ तक ताल्लुक है वक्त पे तनख्वाह देता है। नहीं, डॉन का तो इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल बाकियों को भी शकील साहब को चाहिए करें, और आप उनको कहें कि क्या करें। बिल्कुल बात करते हैं, तो सवाल ही नहीं बनता। लेकिन हम तो लॉ लाने की कोशिश कर रहे हैं वर्कर्स के लिए, उसके आप मुखालिफ हैं, तो फिर आप तो भाई जब वर्कर्स की नुमाइंदा तंजीम ही कह रही है कि नहीं ये गलत बात है ना। जो बंदा आपका वाक़ा तंजीम के साथ आप हैं, आप कहते हैं बाकी सारे जाली हैं, ये तो ना नहीं, तो वो कौन सी तंजीम असली है? चले अच्छा, आप बता। जो यूजेस PFUJs मुखालफत कर रही है वर्कर्स की, वो सारी पॉकेट यूनियंस हैं। देखें, बात यह है, ये तो आपकी देखें फवाद जब अपना कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है आपके पास कहने को। फवाद अब बात सुने, या हर प्रेस क्लब देखें क्या होता है। चले नुमाइंदा तंजीमों को छोड़ दें, हर प्रेस क्लब, चाहे वो नेशनल प्रेस क्लब हो, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, रावलपिंडी इस्लामाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हो, सबने इसकी मुखालफत की है। अच्छा मुबशर, ये बात भी गलत है। हाँ। कराची प्रेस क्लब वाले मुझे गवर्नर हाउस में मिले, उन्होंने कहा जी कि हम अरे सरकार, सदर फाजिल जबीली ने उसके बाद तहरीरी तौर पे बयान जारी किया कि ये गलत है, हमने कोई ऐसी यकीन दहानी नहीं कराई। गालिबन वो आपकी नजर से नहीं गुजरा। ये बात ये है कि बाद में उन्होंने क्या किया मुझे नहीं पता। जो वो मिल के मुझे गए प्रेस क्लब लाहौर के, उसके बाद ये कराची वाले, उसके बाद इस्लामाबाद के सेक्रेटरी जनरल, उन सब ने कहा जी ये जबरदस्त बात है। जो बाकी चीजें उनके साथ आप बैठ के, अच्छा तो इसका मतलब है कि वो बाद में जो तरदीद कर रहे थे वो गलत कह रहे थे। अब ये मुझे नहीं पता बाद में क्या हुआ क्या नहीं तरदीद किया या अच्छा, और वो आपकी नजर से नहीं गुजरी, बाकी चीजें नजर से गुजर रही हैं आपके, आपको करके भिजवा दी हो तो मुझे नहीं पता। अच्छा, क्या अब मैं चाहता हूँ, आपने क्योंकि बात ही कर ली सेक्रेटरी जनरल की, तो आपको सिर्फ आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है नेशनल प्रेस क्लब में, और जो PFUJ के सेक्रेटरी जनरल है उन्होंने क्या कहा है सिर्फ वो सुन लीजिए, मुख्तसर सा टुकड़ा है जी। नासिर, पता नहीं कौन सी PFUJ है। ठीक है, आप सुन लीजिए। ये कंट्रोल जो है वो एक तरफ से नहीं है, सिर्फ हुकूमत नहीं कंट्रोल कर रही, और बहुत सी कुव्वतें भी जो है वो मौजूद हैं, पावर सेंटर्स जो है वो मौजूद है जो प्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, करना चाहते हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा क्राइसिस जो है वो ये है कि अब
हुकूमत भी और हुकूमत के पीछे जो लोग हैं वो भी चाहते हैं कि प्रेस पर पाबंदियों को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए। प्रेस मीडिया अथॉरिटी जो है वो सिर्फ इसलिए बनाई जा रही है कि अखबारात में जितने भी कंटेंट्स हैं उनको कंट्रोल किया। सोशल मीडिया को जो है वो ऑपरेट करने की इजाजत नहीं दी जाए, उसके लिए लाइसेंसिंग हो। फिर हुकूमत जो है वो खुद नॉमिनेटेड कमीशन जो है वो बनाएगी और वो कमीशन जो है अगर किसी बात पे उसमें इख्तलाफ होगा तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो गवर्नमेंट की हो। तो दोस्तों ये एक ऐसा काला कानून है जिसको पीएफयूजे जो है वो किसी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करेगी। जी फवाद, पीएफयूजे ये कह रही है कि नासिर जैदी हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपने शायद एक मीटिंग में इनको पहचानने से भी थोड़ा सा हाँ जी। तो बंदा नहीं पहचानता, ये कोई बंदा जरूरी तो नहीं है ना कि हर बंदे को बंदा पहचानता। सही बात। ये तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई इशू है। दूसरी बात ये है कि ये एक ग्रुप है, बाकी बेशुमार ग्रुप है, उनकी एक अपनी ओपिनियन है और आई ऑब्वियसली रिस्पेक्ट है। बेशुमार मुझे बहुत पसंद आया, वैसे बहुत अच्छा लगा बेशुमार। देखिए यहाँ पर तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन भी मौजूद थी, पाकिस्तान बार काउंसिल भी मौजूद थी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल सुप्रीम कोर्ट बार की तो परसों हमारे साथ भी मौजूद थी। ये इस तरह नहीं होता। ये इशू ये है कि जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके मुख्तलिफ ओपिनियन है। मतलब जैदी साहब की ओपिनियन ये है कि कोई रेगुलेशन नहीं होनी चाहिए मीडिया की और हुकूमत को कोई लेजिस्लेशन करनी ही नहीं। नहीं कोई रेगुलेशन। अच्छा नासिर सॉरी जैदियों में कंफ्यूज हो गया मैं। हाँ, उन्होंने कहा कि कोई रेगुलेशन होनी नहीं चाहिए। वो मैंने उनसे कहा जी बसात एहतराम मैं इससे एग्री नहीं करता और पूरी दुनिया में रेगुलेशंस होती हैं। अभी उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेजॉरिटी इससे एग्री नहीं करती है। और दूसरी बात देखें, मैं बड़ी वाज़ेह तौर पे बात पहले भी कह चुका हूँ, आप ये जो हमारा एक मामला है कि जहाँ पे हम वर्कर्स को, सहाफ़ी हैं, उनको ये राइट देना चाहते हैं कि वो अपनी कॉन्ट्रैक्ट की इन्फोर्सिबिलिटी के लिए रजू कर सके, और फेक न्यूज़, इन दो के अलावा जो भी आप अमेंडमेंट्स करना चाहते हैं, मैं अभी कह रहा हूँ मुझे बता दें, वो अमेंड कर देते हैं। बिल्कुल। आई थिंक वक्त हमारा कम होते जाता है। यहाँ पर फेक न्यूज़ का पता है मसला क्या है कि 90% ऑफ द टाइम, क्योंकि ये सोशल मीडिया पर ये गुफ्तगू होती है, 90% ऑफ द टाइम फेक न्यूज़ का मतलब क्या होता है कि यार ये मुझे पसंद नहीं आई, या ये जो हेडलाइन है ये एग्जैक्टली मैच नहीं कर यार। ये तो ये बड़े पेपर जो घूम रहा है, एक कैच ऑल फ्रेज होता है, इसमें काफी आपको फिर डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि हम इसकी हर बारीकी में ये इस वक्त कॉन्सेप्ट पेपर जो है गोल पोस्ट कब तक कंधों पे घूमता रहेगा और हवा में डिबेट चलती रहेगी। यार मुसविदा आ जाए एक दफा, फिर इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बना लें हम लोग। ठीक ना हुकूमत भी खेल रही है, वो वाटर टेस्टिंग कर रही है या बलून टेस्टिंग कर रही है, वी डोंट नो। और जाहिर है कि उसी हिसाब से फिर इधर से भी रिएक्शन हो रहा है, जबकि सॉलिड अंदाज में अगर सही बात है, थोड़ा सब्र कर लेते हैं, जब एक दफा सामने आ जाए। मतलब हुकूमत को भी गोलाबारी से पहले प्रॉब्लम अभी बेहतर होता कि हम उसी का वेट कर लेते हैं। लेकिन कोई बात प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब हुकूमती वज़रा एक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि जनाब ये हम लेके आ रहे हैं, तो जाहिर है उन्होंने खुद ही एक हाइप क्रिएट कर दी है ना, तो जाहिर है रिएक्शन उसी हाइप का आ रहा है। एक वक्फा ले लेते हैं। वेलकम बैक। और एक और चीज़ जिस पर हुकूमत बज़िद है, सरगर्म है कि वो उन्होंने लेके आना है, वो कानून है जिसके तहत अगले जो इंतखाबात हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के तहत हों। अब ये ज़ाहिर है अभी का किस्सा नहीं है, गुज़िश्ता हुकूमत में भी ये बात गई, सुप्रीम कोर्ट तक गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कहा कि जनाब इंश्योर करें, उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते। इवेंचुअली होते होते बात जो है वो मामला नहीं बना। होना तो ये चाहिए था कि इंतखाबात के फ़ौरन बाद इस पर काम शुरू हो जाता, मगर अब 3 साल के बाद हुकूमत कह रही है कि वो एक कानून लेके आएंगे जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो हैं उनके उसी के थ्रू हम इंतखाबात कराएंगे। इलेक्शन कमीशन ने कल जो है
सेनेट के एक पैनल के सामने कुछ अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने 37 एतराज़ात लगाए, जो मोटे मोटे ये हैं कि जनाब ये टेम्पर हो सकता है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि जी इतनी ज़्यादा मशीनें हमें चाहिए होंगी जो मुमकिन नहीं है, उनकी ट्रेनिंग मुमकिन नहीं है, उनको स्टोर करना मुमकिन नहीं है। अब उन्होंने ये कहा कि हम लिमिटेड वे में इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। आपको याद होगा गुज़िश्ता हुकूमत में भी इलेक्शन कमीशन ने यही पॉइंट ऑफ व्यू लिया था कि जनाब एक आध उसमें टेस्ट कर लें, और हमारे कॉलर भी आए थे। और दूसरी कि जिन ममालिक में इस्तेमाल हो भी रही है ना, तो उन्होंने भी मुल्कगीर सतह पे नहीं एकदम शुरू कर दिया था, फेजेस में किया था। इवन अमेरिका ने भी और इंडिया ने भी 98 में जब ईवीएम का शुरू किया तो रियासती इंतखाबात से एक स्टेट दूसरी स्टेट, और उसके बाद 2002 में जो इंतखाबात हुए थे पहली बार, मतलब जिसको हम पायलट कहते हैं ना, पहले पायलट। हाँ, लेकिन हमारे जो शिबली फराज साहब हैं वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी, उन्होंने कहा जी कि आज टेक्निकल कमेटी से हैं इलेक्शन कमीशन की, और जो 10 टेक्निकल एतराज़ात थे उन 37 में से उनके हमने कहा है जी कोई मसला नहीं है, हम 8 लाख मशीनें एकदम तैयार करके दे सकते हैं, 2 साल हैं, आप जो है अपने बंदों को ट्रेन करें जो भी सूरत हाल हो। और उन्होंने चैलेंज किया कि कोई अगर टेम्पर कर सकता है तो करके दिखाए। अच्छा करके दिखा दिया तो उसके बाद पता नहीं क्या करेंगे। इससे आगे भी उन्होंने कहा, वो ज़रा सुन लीजिए। वो कह रहे हैं कि जनाब हम कानून ले आएंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, सुनिए। देखें, पहली बात तो ये है कि हुकूमत का काम है कानून बनाना। हुकूमत जब कानून बना लेगी तो फिर उसके जितने भी इदारे हैं वो उनको उस कानून के मुताबिक चलना होगा, उसमें मुखालिफत या ना मुखालिफत का सवाल नहीं पैदा होता। जब कानून बन गया है तो फिर वो कानून सुप्रीम है। तो मुझे तो इसमें कोई वो नहीं नज़र आती है, कोई तजाद नज़र नहीं आता, और मैं ये समझता हूँ कि 3 महीने ख़त्म भी हो जाए तो देखिए ये तो एक प्रोसेस है। कानून जो है तो फिर जब हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर तो इंटरिम गवर्नमेंट होगी, तो इंटरिम गवर्नमेंट तो कानून को नहीं बदल सकती है, तो फिर इलेक्शन उसी कानून के मुताबिक होगा ना जो पार्लियामेंट ने पास किया है। अच्छा, यहाँ हमेशा कानून से मतलब बुलडोज होगा, इसको उर्दू तर्जुमा बुलडोज नहीं होगा, वही होगा जो कि एक ऑर्डिनेंस आ जाएगा और ऑर्डिनेंस को लैप्स होगा, ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट में जाएगा, वहां पर पास होता है नहीं होता वो एक अलग बात। कवर दिलशाद साहब हैं साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इन्होंने कल सेनेट पैनल के सामने अलग से इनको एज अ जैसे कोर्ट में एमिकस क्यूराई के तौर पे एज एन एक्सपर्ट के तौर पे बुलाते हैं, इन्होंने वहाँ प्रेजेंटेशन भी दी। वेलकम टू द शो कंवर साहब। आपने सुना वज़ीर साहब तो कह रहे हैं कि जी कानून बन गया तो इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर सकेगा, तो ये क्या हो रहा है? देखा जी, असूली तौर पर शिबली फराज साहब जो फरमाया है वो इस चीज़ का तो एतराफ़ कर दिया है कि 10 ऐसे निकात हैं एतराज़ात जो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा सेनेट के कायमा कमेटी के चेयरमैन ताज हैदर को पेश किए, तो वो तो तस्लीम कर दिए। टोटल तो 37 हैं, तो 37 में 27 को उनका ये इंतजामी नौयत के हैं और 10 बाकी ऐसे हैं जो वाकई इलेक्शन पाकिस्तान ने बड़े अहम फैसला किए। आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में धांधली का रास्ता नहीं रुकेगा, टेम्परिंग हो जाएगी, राजदारी नहीं रहेगी, शफाफियत नहीं होगी, डिवाइस जब तब्दील हो सकती है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो इसके अंदर की जो प्रोग्राम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में वो भी तब्दील हो सकते हैं। और इसके ये सारी अहम बातें जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने 37 एतराज़ात में पेश किए हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल हैं। इसका मतलब ये एक और बड़ी अहम बात मैं अर्ज करूँ आपसे कि हुकूमत के वज़रा या इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान से जो के सामने पेश हुए, तो यही सवालात जो 37 की शक्ल में सामने आए हैं यही इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने उनके सामने पेश किए थे और वो उनके सवालात का जवाब नहीं दे सके थे। तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि दरअसल हमारे वफाकी वज़रा जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान को सही हालात से आगाह नहीं कर रहे। अच्छा, ये मैं कंवर साहब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि 8 ममालिक के मैं नाम नहीं ले रहा, अमेरिका और इंडिया ज़ाहिर है दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज़ ख़ुद को कहती हैं, वहाँ जो ईवीएम इस्तेमाल हो रही है तो उन्हें भी तो ज़ाहिर है धांधली, टेम्परिंग और ये सारे ख़दशात होंगे, तो उन्होंने किस तरह इस पे काबू पा के, उनका तजर्बा मुसलसल कामयाब है हर इलेक्शन में। अमेरिका की तो मिसाल ही नहीं देनी चाहिए, आपने विजिट किया, मैंने भी विजिट किया, उनकी 51 की रियासतें, हर रियासत का अलग अलग कानून है।
और दूसरा सबसे बड़ी अहम बात है कि वहाँ का जो अमेरिकन इलेक्शन कमीशन तो इंतखाब ही नहीं करवाता, वो तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट करवाता है। तो वो तो उनका अलग सिस्टम है, उन पे सारे नहीं, ईवीएम की बात हो रही है, इस्तेमाल तो ईवीएम इस्तेमाल हो रही है ना इंडिया में भी और अमेरिका में भी। नहीं, जर्मनी ने तो उसको गैर कानूनी नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन जो बड़े ममालिक सिर्फ 2 मैंने नाम लिए हैं और बहुत बड़े ममालिक है ना ज़ाहिर है आबादी वगैरह के हिसाब से, वहाँ ईवीएम कामयाबी से कैसे इस्तेमाल हो रही है, वहाँ टेम्परिंग की उस तरह से शिकायत क्यों नहीं है? नहीं, सबसे बड़ी बात ठीक है, आपकी बात दुरुस्त है। हमने भी अमेरिका का ये सिस्टम देखा है। जो प्रेसिडेंट ओबामा का जब इलेक्शन हो रहा था तो मुझे भी सरकारी तौर पर इनवाइट किया गया, और हमारा माहौल तो इंडिया से ज्यादा करीब है ना। हाँ। अच्छा, एक वक्फा लेते हैं सॉरी कवर साहब, कलामी के लिए एक में वक्फा लेना है, वक्फे के बाद ही गुफ्तगू जाएगी। वेलकम बैक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद हमारे साथ मौजूद हैं। कंवर साहब, वक्फे से पहले मैं बताना चाह रहा था कि इंडिया वहाँ इलेक्शन कमीशन को 4 साल लगे मरहलावार के बाद फिर उन्होंने जो जनरल इलेक्शन थे उसमें वो ईवीएम अप्लाई कर दिया और उसके तहत अब तक 7-8 इलेक्शन हो चुके हैं। अपोजिशन ने भी कोई ख़ास उसकी मुखालिफत नहीं की और वो तकरीबन कामयाबी से सिलसिला चल रहा है। इंडिया में 80 करोड़ वोटर हैं जिन्हें उन्हें मैनेज करना पड़ता है, दुनिया में सबसे बड़ी तादाद है। हमारे पास तो जो वोटरों की तादाद है वो 11-12 करोड़ है। उन्होंने 4 साल में मैनेज कर लिया। हम पिछले 7 साल से नवाज शरीफ हुकूमत से ये सिलसिला चल रहा है और हर दफ़ा इलेक्शन कमीशन कहा जाता है नहीं जी टाइम थोड़ा है, ये है फलाना है, ये वो है। असल इस बिचों गल केड़ी ये की गल है, हिचकिचाहट इन्नी क्यों है? देखिए जी, ये बात तो दुरुस्त है कि बदकिस्मती से पाकिस्तान के जितने भी इलेक्शन 1951 से हम शुरू करते हैं, 51 से लेकर के 2018 तक जो इंतखाबात हुए हैं ये कंट्रोवर्शियल रहे, मुतनाज़ा रहे और ये अवामी और ज़मीनी हक़ाइक़ के बरखिलाफ़ ही थे। इंतखाबात किसी तस्लीम कोई करते हैं, कोई नहीं करते। जो इक़्तिदार में आ जाते हैं वो उसकी तारीफ़ें करते हैं, जो इक़्तिदार में नहीं आते वो इक़्तिदार में क्रिटिसाइज़ करते। ये बात दुरुस्त है, लेकिन इसका तरीक़ाकार ये है कि बड़ा अच्छा सिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। कोई आप सब जितने भी हमारे दोस्त हज़रात बैठे हैं ये खिलाफ नहीं है, इसका तरीक़ेकार से हमें इख्तिलाफ हुआ है। इतनी जल्दबाजी करने की क्या ज़रूरत थी? 3 साल तो आपने वैसे ज़ाया कर दिए। अगर इससे पहले जो 2018 में जो उसका एक तजर्बा भी किया गया वो भी नाकाम हो गया। इसके साथ साथ ये भी कहा गया था इलेक्शन एक्ट 2017 में जो सेक्शन 103 है कि इसका तजर्बाती तौर पर एक मॉक पोलिंग स्टेशन के जरिए इलेक्शन कमीशन एक रिपोर्ट तैयार करेगा। उस पर जो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कौमी असम्बली में ये रिपोर्ट पेश की हुई है 3 साल से कि भाई ये इसके नताइज अच्छे नहीं आए, ये नताइज के बारे में खामियां हैं। जो तमाम रिपोर्टें पे आज तक उस पर बहस नहीं हुई और हुकूमत ने उसको आगे लेकर नहीं गया। अब इंडिया में 25 साल में ये तजर्बा कामयाब हुआ। 1980 में करारा रियासत में, आप हैरान होंगे, 50 पोलिंग स्टेशन नहीं 50 पोलिंग बूथ पर तजर्बा किया गया और वो आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेप बाय स्टेप कानून साजी भी होती रही और 2004 में मुकम्मल हो गया। पूरे इंडिया में इसकी ज़हर आहिस्ता आहिस्ता आवाम की आगाही भी हासिल होती रही और वो अपना कामयाबी से चल रहा है। इसमें भी काफ़ी खामियां हैं, अपोजिशन एतराज़ात कर रही है। खैर एतराज़ात वो करे, लेकिन सिस्टम चल रहा है। हमें भी ये चाहिए कि इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चले और काजी पेशावर में कर ले और इसकी सही जानने के लिए सराई इलाके हैं, थरपारकर है, चौलिस्तान है, जहाँ गर्म इलाके हैं, ठंडे इलाके हैं, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, वहाँ इसको तजर्बा करके देख लें क्या क्या इसमें खामियां हैं। कंवर साहब सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। जाहिर है ये एक बड़ा एक लॉजिकल किस्म का मुद्दा है जो आपने अभी पेश किया है कि पायलट कर दो और एक्सट्रीम कंडीशंस में टेस्ट कर दो कि यार 50 डिग्री में चलता है या नहीं चलता, -10 डिग्री में चलता है या नहीं चलता है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जाहिर है ईसीपी ने या सेनेट कमेटी के सामने किसी ना किसी ने ये बात की होगी हुकूमत को कि सर बिल्कुल क्यों ऐसी नहीं हुआ, किसी ने ये बात नहीं की कि एक टेस्ट कर लें सर। हेलो इसका जी 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 फरमाएं। नहीं सवाल ये था सर कि टेस्ट कराना तो कराने में तो कोई मसला नहीं है, तो ये सजेशन नहीं दी किसी ने। हाँ ना लें,
हाँ सर, आसान तो कोई नहीं ले रहा ना, लेकिन जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की बनती है ना। इवेंचुअली तो इलेक्शन कमीशन को विलिंगनेस शो करनी है कि कहीं से तो स्टार्ट लेंगे, ज़िमनी इंतखाब में कर लेते, आगे ये कह दें कि चलें प्रोविंशियल कैपिटल्स के अंदर और फेडरल कैपिटल के अंदर हम करा देंगे। ऐसा लग रहा है इलेक्शन कमीशन में विलिंगनेस की कमी है। क्योंकि जो पहले जो आपने बातें की थी ना सर, के टेम्परिंग का खतरा है, इसका खतरा है, उसका खतरा है, ये तो बचपन से हम पेपर बैलेट के बारे में भी सुन रहे हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर तब्दील करने की बात कर रहे हैं, हमने तो बोरियों तब्दील होने की बातें सुनी है। तो पॉइंट इज के आपकी सजेशन बिल्कुल सही है, आई एग्री विद यू कि इसको टेस्ट करना चाहिए। सवाल सिर्फ इतना है कि ये सजेशन किसी ने हुकूमत के सामने पेश की है या नहीं, टेस्ट करने वाली। मैं इसका सवाल का जवाब देता हूं। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि इलेक्शन, जैसे आपने सही फरमाया कि इलेक्शन को शफाफ करवाने की जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास है, तो ये हुकूमत पाकिस्तान की मार्केटिंग क्यों कर रही है? आर्टिकल 219 के तहत इलेक्शन करवाने की तमाम जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को है, और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने कल सेनेट की क़यामा कमेटी के सामने एतराज़ात पेश कर दिए जो हम इसको रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने हुकूमत के तमाम जो प्रोजेक्ट के जो लेकर आई थी, हुकूमत की जो अपना प्रोजेक्ट लेके आई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, उसको मुस्तरद कर दिया है। देखें अब बदकिस्मती क्या है हमारी कि डिस्कशन ये बड़ी मज़ेदार है और इसमें अभी बहुत और बातें हुई हैं, लेकिन वक्त हमारा दुश्मन है एज यूजुअल। जनाब, आज के लिए इतना ही, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।